हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस रिवीजन एक्सप्लेनर में हम एंशिएंट इंडिया पर एक क्विक और कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स करने वाले हैं। लेट्स डाइव इन और इन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक ऑब्वियस सवाल आता है दिमाग में। आखिर एसएससी एग्जाम्स में ये एंशिएंट फैक्ट्स इतने हेविली टेस्ट क्यों होते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि यही फाउंडेशन है हमारे देश के रिच कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स की। ये सेशन बहुत ही हाई यील्ड होने वाला है, सो पूरा फोकस बनाए रखिएगा। फटाफट आज के एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। हम टोटली 6 मेन क्रोनोलॉजिकल एराज कवर करेंगे। 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन, 2 द वैदिक पीरियड, 3 बुद्धिज्म और जैनिज्म, 4 द मौर्य एम्पायर, 5 द गुप्ता एम्पायर और 6 द संगम एज। एक बढ़िया टाइमलाइन सेट हो जाएगी इससे। ओके, तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड रफली 2500 से 1750 बीसी का माना जाता है। सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है यहाँ? ये इंडिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। उनकी अर्बन प्लानिंग सच में इनक्रेडिबल थी। सोचकर हैरानी होती है कि उस जमाने में भी वेल प्लान्ड सिटीज थे, एक सुपर एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था और घर पक्की ईंटों यानी प्रॉपर बेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे। और सोसाइटी या रिलीजन की बात की जाए तो लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे। अब इन इम्पॉर्टेंट एंशिएंट साइट्स की मैपिंग को समझना बहुत जरूरी है। हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दोनों क्रूशल साइट्स आज के पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा में एक ग्रेनरी यानी विशाल अनाज भंडार मिला था और मोहनजोदारो में वो फेमस ग्रेट बाथ। इंडिया की बात करें तो लोथल में एक डॉकयार्ड पाया गया जो इनकी एडवांस्ड मैरिटाइम और ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज को दिखाता है। वहीं कालीबंगन में फायर ऑल्टर्स यानी हवन कुंड मिले हैं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गोल्डन नगेट्स याद रखने ही रखने हैं। पहला, इनकी स्क्रिप्ट आज तक अनडिसाइफर्ड है, यानी इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा, सबसे बड़ा ट्रैप क्वेश्चन, यहाँ कोई लोहा यानी आयरन नहीं मिला था। लोहा सोसाइटी में बाद में आया। और जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में ही डिस्कवर हुआ था। राइट, अब आते हैं नंबर 2 पर, द वैदिक पीरियड। टाइम के साथ साथ एंशिएंट सोसाइटी में काफी बड़े शिफ्ट्स आए। अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेदा सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट था और इकोनॉमी मोस्टली कैटल यानी पशुपालन पर डिपेंड करती थी। लेकिन लेटर वैदिक एज आते आते सोसाइटी पूरी तरह बदल गई। एग्रीकल्चर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया और साथ ही कास्ट सिस्टम काफी स्ट्रांग और रिजिड हो गया। ये हिस्ट्री का एक लंबा और मैसिव सोसाइटल शिफ्ट था। अब देखते हैं कुछ क्रूशियल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स जो फ्रीक्वेंटली डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस बनकर आते हैं। सभा का मतलब था एक असेंबली जो बेसिकली एल्डर्स या चुने हुए लोगों की होती थी, और समिति का मतलब था जनरल बॉडी जिसमें आम लोग शामिल होते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिए, ये फैक्ट्स बहुत सॉलिड हैं। चारों वेदों में ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है और एंशिएंट आर्यंस रिवर्स यानी नदियों को क्या कहते थे? वो उन्हें नादीज बुलाते थे। ये डायरेक्ट फैक्ट्स बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नंबर 3, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, हिस्ट्री के 2 बड़े फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशंस। गौतम बुद्धा की स्पिरिचुअल जर्नी के ये 4 मेजर माइलस्टोन्स डायरेक्टली क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं। फेज 1, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। फेज 2, उन्हें एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। फेज 3, उन्होंने अपना पहला उपदेश यानी फर्स्ट सर्मन सारनाथ में दिया। और फाइनली फेज 4, उनका निधन कुशीनगर में हुआ। Now what's really fascinating is the deep logic of the 4 noble truths. बुद्धा ने जो सिखाया उसमें क्लियर लॉजिकल फ्लो है। नंबर 1, लाइफ इज सफरिंग, जीवन दुख है। नंबर 2, कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, दुख का मेन कारण इच्छा है। नंबर 3, डिजायर कैन एंड, इन इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है। और नंबर 4, 8-fold पाथ एंड सफरिंग, इस अष्टांगिक मार्ग पर चलकर दुख को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म से कुछ और हाई यील्ड फैक्ट्स जहां मार्क्स पक्के करने हैं। बुद्धिज्म के रिलीजियस टेक्स्ट को त्रिपिटका कहते हैं और उनका मेजर सिंबल एक व्हील यानी चक्र है। जैनिज्म की बात करें तो इसके फेमस फाउंडर महावीरा थे, जिनका जन्म बिहार में हुआ था और उनके कोर प्रिंसिपल्स थे अहिंसा, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। यहाँ एक छोटा सा कैच है जिसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैन टेक्स्ट्स को आगमास कहा जाता है। इन्हें बुद्धिज्म के त्रिपिटका के साथ मिक्स नहीं करना है। बुद्धिज्म माने त्रिपिटका और जैनिज्म माने आगमास। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 4 पर, द मैसिव मौर्य एम्पायर।
इस ग्रैंड एम्पायर की रॉयल लिनिएज की शुरुआत की चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके बाद आए बिंदुसारा और फिर उनके बेटे द ग्रेट अशोका। इस एम्पायर का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है बुक अर्थशास्त्र, जो चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी थी। और हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था कलिंगा वॉर। ये भयंकर युद्ध अशोका ने लड़ा था, जिसके वायलेंस को देखने के बाद उन्होंने हमेशा के लिए शांति अपना ली और बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। एक ऑल टाइम एसएससी फेवरेट फैक्ट बताऊं? अशोका को बहुत से इंस्क्रिप्शंस में देवा नाम प्रिया कहा गया है, जिसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। और इस पूरे ग्रैंड मौर्य एम्पायर की कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र। इन दोनों फैक्ट्स को तो इमीडिएटली मार्क कर लेना चाहिए। नेक्स्ट अप, नंबर 5, द गुप्ता एम्पायर। इस एरा को, स्पेशली समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता II के रूलिंग टाइम को गोल्डन एज ऑफ इंडिया यानी भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दौरान सिर्फ टेरिटरी एक्सपेंड नहीं हुई, बल्कि साइंस, मैथ्स और लिटरेचर में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी गई। आर्यभट्टा जैसे लेजेंडरी मैथमेटिशियन और कालिदास जैसे महान कवि इसी गोल्डन एज के स्टार स्कॉलर्स थे। अब क्योंकि ये एक गोल्डन एज थी, तो इस टाइम के टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल माइलस्टोन्स एग्जामिनर्स को बहुत पसंद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में डेसिमल सिस्टम का डेवलपमेंट इसी टाइम पर हुआ था, और एजुकेशन के फील्ड में दुनिया भर में फेमस होने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रोमिनेंस भी इसी एम्पायर के दौरान ही सेट हुआ था। अब फाइनली नंबर 6, द संगम एज। ये एंशंट इंडिया के डीप साउथ का पीरियड था। इस सदर्न पीरियड की 3 सबसे मेजर डायनेस्टीज थी, चेरा, चोला और पांड्या। यहाँ से सबसे बड़ा टेकअवे फैक्ट ये है कि फेमस संगम लिटरेचर तमिल भाषा में लिखा गया था। इस सोसाइटी का मेन ऑक्यूपेशन ट्रेड था, जिसकी वजह से ये लोग इजीली दूसरे देशों के साथ मैसिव कमर्शियल ऑपरेशंस मैनेज करते थे। सो इस रिवीजन एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पर विचार करना बनता है। मौर्य एरा की इतनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और गुप्ता एरा का डेसिमल सिस्टम, कैसे ये एंशिएंट फाउंडेशंस आज भी हमारे मॉडर्न इंडिया और पूरी दुनिया को शेप कर रही हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी हिस्ट्री की पावर को समझने के लिए भी पढ़ना चाहिए। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।